हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 से चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ दी हुई है वो है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थीं। आम समझ के हिसाब से इतिहास तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो चलिए देखते हैं कि यह धारणा सही है कि नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसा ही होता होगा ना कि इतिहास में बस रटना ही है, चीज़ें क्या करनी है, बस याद ही करनी है जो तारीखें हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास क्या इतना ही उबाऊ है, या फिर इतिहास के बारे में यह धारणा आप लोगों की सही है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। बताया था ना आपको, इनकी प्रीवियस जो क्लासेस वाली वीडियोस थी उसमें हमने बात करी थी कि ईसा मसीह के पहले का जो टाइम था उसे क्या कह दिया जाता था, पहले। पहले मतलब ईसा पूर्व कहा जाता था, और बाद में मतलब ईसवी कहा जाता था, है ना। तो मतलब जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात को ईसा पूर्व कहा जाएगा, जन्म के बाद ईसवी कहा जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने, और वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि जब भी हम समय का जिक्र करते हैं तो हम क्या लेते हैं उसमें, या तो कहेंगे कि पहले ऐसा हुआ था या फिर बाद में ऐसा हुआ था। ठीक ऐसी तो बात करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि आपके सामने भी अचंभे के क्षण आए हों और ऐतिहासिक सवाल आपके मन में भी उजागर होने लगे हों, है ना। तो ऐसा ऑब्वियसली होता ही है ना। तो आप लोगों के साथ क्या क्या हुआ है उसे ज़रूर बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, इसको देख लेते हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782। तो ये यहाँ पर एक आवरण चित्र दे रखा है, ये देखिए। ब्राह्मण जो है ब्रिटेनिया को क्या दे रहे हैं, एक शास्त्र क्या कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। तो ऐसा क्या करा गया है, दिखाया गया है, किनके द्वारा, रेनेल के द्वारा, क्योंकि उनको नक्शा तैयार करना क्या लगता था, अच्छा लगता था। तो उन्होंने किस तरीके से दिखाया कि भारत के जो लोग थे वो क्या दे रहे हैं, अपने शास्त्र को भेंट कर करके स्वेच्छापूर्वक क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, और मानो उसे किसकी तरह, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता।
कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो यहाँ पर इतिहासकारों का कहना है कि कोई भी चीज़ स्पष्ट तिथि के रूप में नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रक्रियाओं का क्या होता है, एक लंबा समय होता है। ठीक है, और वो चीज़ जो होती है, जो जब अपने बिल्कुल सुपरलेटिव जगह पर पहुंच जाती है ना, मतलब एक बहुत उच्च कोटि पे पहुंच जाती है, जैसे कोई आंदोलन है बहुत बड़े पैमाने पे अगर पहुंच जाए, तो उसी टाइम पे उस अवधि को क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। तो सिर्फ वही अवधि होती है, उसी अवधि की क्या करते हैं, बात करते हैं इतिहासकार। और ऐसे ही अवधियाँ हमको या फिर ऐसे ही समय के बारे में हमको इतिहास में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुए, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसे कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा, जैसे कि 6th और 7th में हमने पढ़ा था। अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदला। तो पहले क्या होता था कि राजा का संरक्षण, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि राजा के संरक्षण में जब भी कोई इतिहास लिखा जाता था तो उसमें राजा की बातें बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि प्रशस्तियाँ जो लिखी जाती थी, है ना। तो उस टाइम पे राजा का संरक्षण जिस व्यक्ति को प्राप्त है तो वो किसके बारे में ज़्यादा लिखेगा, प्रजा के बारे में ज़्यादा लिखेगा या राजा के बारे में ज़्यादा लिखेगा? तो राजा के बारे में ज़्यादा लिखेगा ना। तो इतिहास का जो वो लोग थे जिन्हें संरक्षण प्राप्त था, तो वो लोग राजाओं के इसलिए हमको राजाओं के बारे में लिखते थे और राजाओं के बारे में ही हमको क्या हुआ है, राजा रानियों के बारे में ज़्यादा चीज़ें या फिर ज़्यादा स्रोत हमको प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और बॉक्स दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ठीक है, ये याद रखना है, राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी हुई थी। तो ये है यहाँ पर एक चित्र। ठीक है, लिप्टन टी आजकल भी अभी भी फेमस है, लिप्टन टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दे रखा है। तो पसंद और नापसंद विज्ञापनों से होती है ना, आजकल भी आप देखते होंगे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आगे देखते हैं, कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। यहाँ पर उदाहरण के तहत हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे।
अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, है ना। जब भी कोई इतिहास लिखा जाता है तो क्या होता है, जैसे कि आपकी एक पुस्तक है, यही इतिहास की पुस्तक मान लीजिए, 8 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं 8th क्लास की पुस्तक में, है ना। तो क्या हुआ, चैप्टर्स को क्या कर दिया है, अलग अलग अध्यायों में बांट दिया है। तो इतिहास में जब भी कोई कहानी लिखता है या कुछ भी होता है तो उसमें टुकड़ों या फिर उसको क्या करता है, अध्यायों में बांट देता है कोई भी इतिहासकार। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि कैसे किस तरीके से अध्यायों में बांट दिया जाता है इतिहास को। जैसे कि अगर हम बात करें 6th क्लास में हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा, 7th क्लास में हमने मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा और हम आधुनिक इतिहास की ओर अग्रसर है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से ताकि हम लाइन टू लाइन या फिर पॉइंट टू पॉइंट इतिहास को क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक, आगे देखते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कहने का मतलब अगर इतिहास को दोबारा से नए सिरे से लिखा जाए तो तिथियां क्या हो गई, ऑब्वियसली बदल जाएंगी ना। अगर केवल गवर्नर जनरल के बारे में ही इतिहास नहीं रहेगा, उसी के इर्द गिर्द कई लोग ऐसे भी होंगे जहाँ पर उनका भी शासन रहा होगा, कोई राजाओं का, कोई जन सामान्य लोगों का, जहाँ पर कोई ग्राम प्रधान होता होगा या फिर कोई ऐसा अधिकारी होता होगा जो पूरे गांव को देखता होगा, या फिर कोई ऐसा राजा होता होगा, है ना, जो चीज़ों को संभालने का प्रयास करता होगा। तो उनके बारे में हमको अभी भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है जितना हमको इन गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे संरक्षण उन्होंने ही प्रोवाइड करा हुआ था और वही लोग अच्छा खासा लिखना जानते भी थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो सकती हैं, तिथियाँ में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, अगर तिथियाँ बदली तो नई तिथियाँ क्या हो जाएंगी, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग क्या है, 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, जो 1773 में बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो सोचिए कैसे उन लोगों ने भारत में अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया था। ठीक, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? आगे देखते हैं, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। सीधे तौर पे याद रखना है, स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे जो राजनीतिक दार्शनिक भी थे। कौन थे? जेम्स मिल, जिन्होंने क्या लिखी है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है ब्रिटिश भारत का इतिहास। ठीक है, इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। हम केवल और केवल 3 हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्य में किस तरीके से कालखंडों को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते ना, जबकि हमने 6th, 7th और 8th में क्या पढ़ा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इस तरीके से अगर इतिहास को बांटा जाए
तो अच्छे से चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी। लेकिन अगर केवल और केवल इतिहास को हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश साम्राज्य में ही देखें या फिर इतिहास को वहीं से शुरुआत देखें, तो हमको प्राचीन भारत के बारे में तो पता ही नहीं लगेगा, या प्राचीन इतिहास के बारे में तो पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो क्या है, इस तरीके में क्या दिखती है, समस्या दिखती है जेम्स मिल के तरीके में। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जेम्स मिल के इस तरीके को क्या कर लिया था, मान भी लिया था। चलिए आगे देखते हैं, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह में ले जा सकता था। देखिए मिल की क्या राय थी कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो भारत को सभ्यता की राह पे लेके आ सकती थी। ठीक है, इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। तो जेम्स मिल ने जो बात रखी थी वो शायद आधुनिक टाइम पे अभी बहुत कारगर उनकी तरफ से बहुत सिद्ध हो रही है, क्योंकि हम आज़ाद तो हुए, हमें फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन हम मानसिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी ही आज तक कर रहे हैं, है ना, अगर एक बड़े लेवल पे, बड़े पैमाने पे देखा जाए चीज़ों को तो। ठीक, आगे देखते हैं। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो कई अलग इतिहासकार हुए जिन्होंने प्राचीन, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या होता है उसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। ठीक, तो मोटे तौर पे हम ये देख लें कि औपनिवेशिक चीज़ वो होती है जब कोई देश दूसरे देश पर कब्जा कर ले, या फिर राजनीतिक रूप से या फिर कूटनीतिक रूप से वो क्या करे, वहाँ पर अधिकार करे, व्यापार करे। तो यही क्या है, एक तरीके से औपनिवेशिकता है। ठीक है, उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक, औपनिवेशिक अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। ये देखिए, अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित करना ही क्या कहलाएगा, औपनिवेशिकवाद कहलाता है। ठीक है, नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए?
आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो फिर से सुनिए, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो कभी भी कोई भी देश चाहे वो दूसरे देश में क्या कर दे, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या ले आए, बदलाव ले आए। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है, जिसमें उस देश की संस्कृति बिल्कुल विलुप्त होती चली जाती है। ठीक है, सामाजिकता विलुप्त होती चली जाती है, आर्थिक स्थिति बदलने लग जाती है, राजनीतिक स्थिति बदलने लग जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बुक का शीर्षक इस तरीके से समझ भी गए होंगे कि हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि सारे वर्ग और समूह क्या थे, इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो बदलाव आ रहे थे। ठीक, आगे देखते हैं। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, तो प्रशासन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, अभिलेख तो तैयार करता ही है ना वो। अभी भी आप देख लीजिए, प्रशासन क्या करता है, अभिलेख तैयार करता ही करता है। ठीक है, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो जो अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी रिकॉर्ड लिखे गए या उनको संरक्षित करके रखा गया, तो इतिहासकारों के लिए वो क्या हो गया, एक महत्वपूर्ण साधन हो गया इतिहास को जानने का। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। तो फिर उसके बाद क्या चलने लग गया, ज्ञापन चलने लग गया, टिप्पणी और प्रतिवेदन, जो आज भी क्या है, विद्यमान है हमारे देश में। ठीक, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। तो तभी तो इतिहास के साधन हमें मिल पाए हैं, क्योंकि ये पत्र और ज्ञापन ही क्या है, एक इतिहास का साधन है। ठीक, वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर कुछ क्या हुआ था, भारत की औपनिवेशिक सरकारें शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। अब उसी के बारे में यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। बम्बई, सबसे पहले बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही सैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति
पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल ये ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होती थी, रिपोर्ट तैयार होती थी, जो ये भारत सरकार के द्वारा, जो उस टाइम पे ब्रिटिश भारतीय सरकार हुआ करती थी, वो इसको जारी करती थी। अब यहाँ पर अभिलेखागार दिया गया है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। कब बनाया गया? 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनविस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग भी कार्यवाही के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। तो इस तरीके से खुशनवीसी या फिर सुलेखनवीस जो होते थे वो बहुत सुंदर ढंग से क्या करते थे, इन चीज़ों को लिखते थे। ठीक है, लिखने का काम, जो रिपोर्ट वगैरह होती थी उनको लिखने का काम करते थे। ठीक, आगे देखते हैं। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अब किसी भी देश को जानना है या फिर उसमें अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बनानी है, तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है और वहाँ पे किस तरीके से शासन किया जा सकता है, इसके लिए सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पर क्या करवाया, सर्वेक्षण भी करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाकों और व्यवसायों के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अब जो रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, ऑफिशियल रूप से जो रिकॉर्ड्स थे उनसे अब क्या पता नहीं लगता, उसके बारे में भी यहाँ पर देखते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स में हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो यहाँ से इन रिकॉर्ड्स से हमें आम जनमानस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता, केवल प्रशासन की जो भी अपनी चीज़ें होती थी वही पता लग पाती थी। ठीक है, आगे यहाँ पर एक पॉइंट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे तस्वीर दे रखी है, अभी 1857 की विद्रोह दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनमें हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति में अध्याय 5 में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों
की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। तो इनके बारे में तो हम नहीं बता सकते ना, जो आम जनमानस थे, जिनको पढ़ना लिखना आता था, जो अच्छा खासा जानते थे, लिखना भी जो जानते थे, वही लोग क्या करते थे, लिख पाते थे, है ना। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। तो किस तरीके से हम आम जनमानस के बारे में भी जान सकते हैं, तो वो आगे के चैप्टर्स में हमको देखने के लिए मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरे चैप्टर, यहीं पर ही आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो चैप्टर में लगभग ये कहने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं, और साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है कि आम जनमानस की ज़िंदगी पे कई लोगों के द्वारा आसानी से लिखा नहीं गया था, ठीक है। तो उनके बारे में आसानी से हमको इतिहास पता भी नहीं लग पाता है ना। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी थे, उनके अभिलेखों के द्वारा हमको, या फिर उनकी कविताओं के माध्यम से इतिहास के साधन हमें प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आज के इस चैप्टर में थोड़ा बहुत खाका जो हमने देखा कि इसकी जो शुरुआत है, और शुरुआत के बाद जो आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे उनमें हमें ये पता लगते रहेगा कि किस तरीके से आम जनमानस के बारे में भी इतिहासकारों को पता लगा और इतिहास में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन आई, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी अच्छे से अपने नोट्स को बना सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।